हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास का सेट नंबर तीसरा। जितने भी 2011 से 2024 अब तक जितने सीटेट के प्रीवियस ईयर एग्जामों में अटेंड किया हुआ प्रश्न है, सब हम लोग एक सेट के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज का सेट नंबर तीसरा है। अगर इससे पहले और नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये सीटेट की क्लास चलाई जा रही है। PYQ के माध्यम से सॉल्व कराया जा रहा है और टॉपिक वाइज भी स्टार्ट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया से संबंधित कौन सी ऑप्शन सत्य है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता, यानी कि डिस्ग्राफिया एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि डिस्ग्राफिया एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता अस्थूल पेशीय बाधिता है। अस्थूल पेशीय बाधिता है नहीं, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो डिस्ग्राफिया है, क्या ये डिस्ग्राफिया एक तंत्रीय विकार की स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को पर्याप्त निर्देश और शिक्षा के बावजूद अपनी आयु और सोचने की क्षमता के कारण अपने विचारों को लिखित भाषा में बदलने में कठिनाई होती है। किसमें, डिस्ग्राफिया में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब PYQ में पूछा हुआ प्रश्न है, हम अपने मन से एक भी प्रश्न लेकर नहीं आए हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। क्या तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से, क्या विभेदित निर्देशन कहलाता है, या संवर्धन, या त्वरण या गतिवर्धन, जिसे त्वरण या गतिवर्धन भी कहते हैं, या विसर्जन। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा लॉक हो जाएगा, त्वरण यानी कि गतिवर्धन। तो त्वरण होता क्या है, त्वरण उन्नत सामग्री के साथ बच्चे की क्षमता और प्रेरणा के स्तर के मिलान के किसी भी साधन को संदर्भित करता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं दोस्तों, त्वरण के विभिन्न विकल्पों में ग्रेड हुआ, स्पीकिंग जैसे विषय त्वरण और पाठ्यक्रम संकलन शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षक, क्या शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, किसमें, समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, देख लेते हैं। उन्हें चाहिए कि वो पाठ्यचर्या, उन्हें चाहिए कि, तो ऑप्शन नंबर क्या देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। तो देख लेते हैं पहला क्या कह रहा है, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। बिल्कुल हमारा सत्य है, पाठ्यचर्या में अनुकूलन बनाएंगे तो हमारा सत्य हो जाएगा। विभिन्न दृष्टिकोण को शामिल करना, अनेक प्रकार की एक्टिविटी हम शामिल करेंगे, ये भी हमारा सत्य हो गया। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करना, बिल्कुल जो पहले से प्रथा चली आ रही है उसके बारे में क्या करना, अच्छी तरह से जानकारी करना और जांच करना, ये भी सत्य है। देखिए विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, बाधा के रूप में कभी भी जो हमारा विविधता है, जो अनेक प्रकार के विविध होते हैं और TLM मेथड होते हैं, तो उनको बाधा के रूप में हम नहीं देखेंगे। तो जहां बाधा के रूप में आ जाएगा तुरंत हमारा वो निगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये आपको 3 ऑप्शन आ नहीं रहा है और निगेटिव अगर आप खोज पा रहे हैं तो देखेंगे निगेटिव कौन सा गलत है, यानी कि चौथा गलत हो गया। तो देखेंगे ऑप्शन में चौथा कहाँ है, तो देखेंगे चौथा इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो 3 ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा विविधता को एक बाधा के रूप में मिल गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो बचा ऑप्शन नंबर 2, तो पहला दूसरा हमारा तीसरा सत्य हो जाएगा। ऐसे आप लोग करिएगा, जब पैडागोजी सॉल्व करेंगे तो आप लोग क्या करिएगा, बहुत अच्छे से चारों को ऑप्शन पढ़ेंगे जब, तो आप लोग को पैडागोजी में पॉजिटिव निगेटिव समझ में आ जाएगा। और हम संपूर्ण पैडागोजी जब पढ़ाएंगे तो एक एक टैग वर्ड्स बताएंगे, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शैशवा अवस्था में समाजीकरण की, क्या
समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्था भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, जो शैशवा अवस्था में समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्थाएं, क्या ये प्राथमिक संस्थाएं, शैशवा अवस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लीजिए प्राथमिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, परिवार प्रमुख रूप से इसमें महत्वपूर्ण होता है, जिसमें बच्चों में स्वयं की प्रारंभिक भावना और आदत प्रशिक्षण जैसे खाना सोना आदि विकसित होता है। तो प्रारंभिक शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं यही होती हैं जिसमें परिवार आते हैं, और जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की दूसरी संस्थाएं यानी कि माध्यमिक संस्थाएं, तो माध्यमिक संस्थाएं किसे कहते हैं, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो समाजीकरण की ये माध्यमिक संस्थाएं बता रहा है, तो इसमें द्वितीयक यानी कि माध्यमिक ये द्वितीयक संस्थाएं कहलाती हैं, जिसमें इसमें क्या आएगा, मित्र, स्कूल, सोशल मीडिया, ये सब आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसमें, माध्यमिक यानी कि द्वितीय संस्थाएं में। तो आई होप आप लोग को प्राथमिक और माध्यमिक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए लेवाइगोस्की के अनुसार, क्या लेवाइगोस्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। देखिए गलत हो गया, क्यों नहीं, संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तो संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, या भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, या ऑप्शन नंबर चौथा क्या कह रहा है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। क्योंकि जो लेवाइगोस्की है, इन्होंने भाषा को संचार के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में देखा और संस्कृति एवं व्यवहार को समझने के लिए जो किए गए भाषा के प्रयोग को आवश्यक साधन माना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। तो समाज और संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिए है कौन, लेवाइगोस्की। लेवाइगोस्की का टॉपिक नहीं पढ़े तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। क्या उत्तर संक्रियात्मक स्तर पे, या पूर्व पारंपरिक स्तर पे, या पारंपरिक स्तर, या पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। तो कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क को सही और गलत, क्या सही और गलत, सही और गलत तर्क के बारे में निर्णय के रूप में परिभाषित किया, कौन, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। और नैतिक तर्क का उनका अध्ययन नैतिक दुविधाओं या काल्पनिक स्थितियों के उपयोग पर आधारित है, जिसमें लोगों को कठिन निर्णय लेना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 पारंपरिक स्तर। डिटेल में अगर सब पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक टॉपिक वाइज आ रही है और प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व कराया जा रहा है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और अंत तक बने रहिए, और आप लोग सीटेट के एग्जाम को मोए मोए बना देंगे। तो देखिए पहला अभिकथन ए और कारण आर देख लेते हैं। तो अभिकथन ए क्या कह रहा है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत, क्या बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में सहायता करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। बिल्कुल सत्य है, हमारा ए अभिकथन ए सत्य है। कारण आर क्या कह रहा है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल हमारा आर भी सत्य, व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षक और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों से बातचीत शिक्षार्थियों को, मतलब बातचीत कर रहे हैं क्या, समाज में रहकर जुड़कर। तो यहाँ पे वही बात कारण में भी बताया गया है और इसका कथन भी व्याख्या कर रहा है। तो दोनों हमारा सत्य हो जाएगा और व्याख्या भी कर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है।
तो देख लेते हैं, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सिर्फ आप ये बताइए, अधिगम के लिए आकलन का जब मुख्य लक्ष्य आपका है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उन विद्यार्थियों की पहचान करेंगे जो धीमे सीखने हैं, तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, सभी को समान रूप से देखना है एक साथ। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। देखिए, जहाँ ग्रेड की बात आ जाए, जहाँ तुलना करने की बात आ जाए, जहाँ रोजगार की बात आ जाए, जिस ऑप्शन में वो तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रेड भी हम लोग नहीं देंगे। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है, बिल्कुल सत्य, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। विद्यार्थी के प्रदर्शन तुलना, देखिए तुलना और मानकीकृत जहाँ आ जाए वो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमें सही का सही खोजना था, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा, 7 वर्ष। क्योंकि जब ये सब एक्टिविटी होती है तो 5 से 7 क्या 5 से 7 वर्ष की आयु में बच्चे आमतौर पे जैसे छोटे वाक्यों से जटिल प्रश्न और विस्तृत कहानियों की ओर बढ़ते हैं। वे चुटकुले और पहेलियों को पसंद करते हैं 5 से 7 वर्ष के बालक। और जो प्री स्कूल होता है, जैसे कि मान लीजिए 3 से 5 वर्ष, क्या प्री स्कूल 3 से 5 वर्ष में क्या होता है कि इस प्री स्कूल में इस बातचीत विकसित करने के लिए जो खेल विचारों में एक साथ बातचीत करना, जैसे मान लीजिए नर्सरी कविताएं सुनाना और कहानियां पढ़ना सुनाना, तुकबंदी वाले खेल खेलना, ये 3 से 5 यानी कि प्री स्कूल में होता है। तो 7 वर्ष यानी कि ये 5 से 7 वर्ष में ये सब एक्टिविटी पहेलियां चुटकुले और सुनने शामिल करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरल गिलगिन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। क्या सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से या नारीवादी दृष्टिकोण से या आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर या केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, नारीवादी दृष्टि से। क्योंकि इनका मानना था कि किनका, कैरल गिलगिन का मानना था कि कोहलबर्ग का सिद्धांत स्वाभाविक रूप से महिलाओं के प्रति क्या थी, पक्षपाती थी। किसके, महिलाओं के प्रति पक्षपाती थी। इस बात पर बल देती हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के सोचने के तरीके को प्रायः कम महत्व दिया जाता है। कौन कहा था, किसने आलोचना की थी, तो कैरल गिलगिन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब जितने प्रश्न हम लेकर आए हैं सब ये PYQ के माध्यम में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ये अपने मन से हम नहीं लेकर आए हैं, सब ये सब PYQ पे पूछा हुआ प्रश्न है। तो हर सेट के माध्यम से हम लोग PYQ सॉल्व भी कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो क्या कार्य परिणाम का विश्लेषण या केंद्रीय या विकेंद्रीय परागना। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चिंतन की जो केंद्रीकरण है वही है केंद्रीय। हम आप लोग को जिन पियाजे का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, क्या प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग लॉक कर देंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है जबकि मध्य बाल्यावस्था में धीमी और सोच तार्किक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, क्या बुनाई, तैरना या एक कागज पर वृत्त को रूप रेखा के अनुसार काटना
या एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो स्थूल गतिक कौशल उसे कहते हैं जिसे सकल मोटर कौशल, स्थूल गति कौशल को सकल मोटर कौशल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें शरीर को हिलाने के लिए जैसे कि बड़े मांसपेशियां समूह, हाथ पैर, धैर्य का उपयोग किया जाता है इन गतिविधियों में। तो अगर आप तैरेंगे तो आपका जैसे कि ज़्यादा हाथ पैर हिलेगा, बुनाई करेंगे आराम से कागज में वृत्त का रूपरेखा अनुसार। तो स्थूल गतिक कौशल जैसे कि एक खेल होता है, शारीरिक गतिक कौशल इसी को कहते हैं। तो तैरना क्या होगा, शरीर से एक्टिविटी, पूरी शरीर बॉडी आपकी क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो जब आप तैरना करेंगे तो इसमें पूरी बॉडी आपकी क्या करेगी, स्थूल गतिक यानी कि शारीरिक गतिक काम करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। क्योंकि स्थूल गतिक कौशल में क्या होता है, इसमें मांसपेशियों का, हाथ पैर धड़ का उपयोग करके बड़ी गतिविधियों किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, भौतिक वृद्धि और विकास। तो विकास के डैश और सिद्धांतों का पालन करते हैं, क्या एकीकरण या विभेदीकरण, शीर्षगामी, समीपस्थ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट हो जाएगा, शीर्षगामी, अवरोही और समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। शीर्षगामी वृद्धि होता क्या है, यानी कि इसी को सेफेलोकोडल कहते हैं। किसको, सेफेलोकोडल कहते हैं, सेफेलोकोडल शीर्षगामी को। इसमें क्या होता है कि जिसमें बच्चा पहले सिर, फिर हाथ और फिर पैरों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। तो सिर से पैर की तरफ किसमें जाते हैं, शीर्षगामी यानी कि सेफेलोकोडल में, याद रखिएगा। और जो समीपस्थ होता है, आंतरिक से बाहरीकरण, पहले अंदर से, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहले अंदर फिर अंदर से बाहर की ओर चलेंगे समीपस्थ में। इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। तो शीर्षगामी सेफेलोकोडल, समीपस्थ प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। जो इसमें पहले रीढ़ की हड्डी, शरीर बाहरी जैसे केंद्र में, तब बाहर की तरफ हम जाते हैं तो भुजाओं, उनकी अंगुलियों विकसित होती हैं। तो यानी कि अंदर से बाहर समीपस्थ यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल में, और शीर्षगामी में यानी कि सेफेलोकोडल में, सिर से पैर की तरफ। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत हम लोग बताए हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। टॉपिक में अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत देख सकते हैं। कितने प्रकार के बहुबुद्धि सिद्धांत है, तो कई प्रकार के बताए थे, तो लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग 8 प्रकार। तो जब पूछेगा कि हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत कितने बताए थे, तो 8 प्रकार के मारिएगा। तो हम लोग क्या बताए थे, जो दर्शन शास्त्री होते हैं उसमें हम क्या पढ़े थे, जो आध्यात्मिक, जो दर्शन शास्त्री होती हैं वो अंतः व्यक्तिक यानी कि स्वयं से होता है, अंतः व्यक्तिक। और जो मूर्तिकार होता है, जो आर्किटेक्चर ठेकेदार होता है, चित्रकार, वो अपने माइंड में क्या स्थान बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आर्किटेक्चर यानी कि ठेकेदार होता है, उसको आप खाली प्लाट दिखा देंगे तो अपने माइंड में इसको, इस खाली स्थान को देखकर क्या करेगा, कहीं किचन, बाथरूम, गेस्ट रूम, अनेक प्रकार से खूब डिजाइन तरीके से बना देगा। तो चित्रकार क्या करता है, जो मूर्तिकार क्या करता है, वो अपने माइंड के थ्रू मूर्तियां बनाता है, उसके अंदर स्थान जो इमेजिनेशन बनता है। तो वही है कि मूर्तिकार के पास दिक् स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा होती है, और दर्शन शास्त्री जो अंतः व्यक्तिक होते हैं, जो और अंतर व्यक्तिक क्या होते हैं, दूसरों के हाव भाव से समझते हैं, तो अंतर वैयक्तिक होते हैं। अंतर व्यक्तिक जो स्वयं खुद से, तो आध्यात्मिक जो रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देती है। तो अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देती है, क्या बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, या सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, या आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, या एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। जो आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, जो सीखने को जुड़ने वाली अनुभवात्मक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। तो यही क्या करता है, अनुभव के लिए
अनुभव के लिए जो आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर अनुभवात्मक अधिगम में प्रतिबिंबित करने का अर्थ, जैसे कि हमारे ज्ञान हुए, घटनाओं और मुद्दों को देखने के तरीके, जो हमारी मान्यताओं को कार्य में हमारी गहरी अवधारणाओं को पहचानने में मदद करती है। तो यही आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना। देखिए, जहां हतोत्साहित करने की बात आ गई बच्चों के लिए, वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। कठिन समस्याओं से बचने के लिए, देखिए कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, नहीं, कठिन समस्याओं से निपटने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बचने के लिए नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध करना। देखिए, समस्याओं का तैयार जो है सिर्फ समाधान उपलब्ध कराएंगे, ये हमारे समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा मिलेगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सत्य हो जाएगा। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। देखिए, बच्चों में जो समस्या समाधान कौशल बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अभिकथन और कारण आर देख लेते हैं, और नीचे ऑप्शन है। ये सब जो है PYQ के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, एक भी मन से हम नहीं आपको क्वेश्चन लेकर करा रहे हैं। तो अभिकथन ये क्या कह रहा है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। तो सही बात है, तो शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण आर क्या कह रहा है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल हमारा ये दोनों क्या हो गया, सत्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कहाँ है, व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि सीखने से संबंधित है, तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। देखिए, अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती, संगठन, वर्गीय वैचारिकता, ये सब अधिगम के दौरान ये सब देते हैं। जो गैर प्रासंगिकरण है, ये सीखने की प्रक्रिया में गैर प्रासंगिकता का कोई स्थान नहीं होता है। गैर प्रासंगिकरण होता है तो सत्य है, गैर यानी कि नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत का गलत खोजा है, नहीं का नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो कौन सी है देख लेते हैं। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, ये दोनों आप लोग रट्टा मार कर भी संबंध बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, विद्यार्थियों की अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। कीवर्ड पकड़िए, पेडागोजिकल सॉल्व देखिए क्या है, अच्छे से प्रश्न को पढ़िए और चारों ऑप्शन को पढ़िए, पेडागोजिकल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसमें दिया है कि जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता है। तो संज्ञा, बच्चों को संज्ञा पढ़ा देंगे, क्रिया बता देंगे, लेकिन अपनी सोच पर विचार करनी है। यहाँ पे क्रिया की परिभाषा क्या है, देखिए परिभाषा जहाँ आ जाए वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो क्रिया की परिभाषा भी बच्चा रट्टा मार सकता है। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, तो देखिए आप पढ़े हैं टेंस कि भूतकाल वर्तमान काल क्रिया कैसे कैसे बदला जाता है, तो इससे भी बच्चा क्या करता है, उसका नियम देखकर बता सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में अपनी समझ कैसे बदली है, मतलब अपनी समझ, देखिए अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता यहाँ पे कहा गया है। बस आप लोग ऐसे ही पेडागोजिकल आप लोगों को पकड़ना है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए
आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। देखिए, विफलता के लिए आंतरिक आरोपण यानी कि इंटरनल मोटिवेशन जो होता है, मतलब खुद की होती है, दूसरों की नहीं। आंतरिक आरोपण मतलब स्वयं खुद की, बस इतना याद रखिए। तो देख लेते हैं कौन सा उदाहरण है। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। देखिए, शिक्षक की बात नहीं, आंतरिक यानी कि अपनी बात हो रही है, अपना देखना है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। बिल्कुल सत्य, यहाँ पे आंतरिक आरोपण यही कहता है कि दूसरों से नहीं। देखिए, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण शिक्षक की बात हो रही है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान, देखिए मेरा दोस्त या दूसरे की बात हो गई है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा में अपनी हो, जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या होता है कि एक महिला जो ब्रेकअप का कारण अपने काम आत्मसम्मान को मानती है। जब एक्सीडेंट होता है तो महिला खुद कहती है कि नहीं, मैं खुद ब्रेक लगाती तो बच जाती। जैसे कि क्या है कि एक नया ड्राइवर जो कार दुर्घटना के लिए अपनी अनुभवहीनता को जिम्मेदार मानता है, वो भी आंतरिक आरोपण हो गया। एक छात्र जो अपने प्रयासों की कमी को खराब ग्रेडों का कारण मानता है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए क्या कह रहा है। अभिकथन ए देख लेते हैं। बहुत कम आयु में, क्या बहुत कम आयु में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, ये पूर्वाग्रहों से चली आ रही है, आप एक मानसिकता धारा बनाए हैं। ठीक है, अभिकथन ये कर आर क्या करा है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सत्य है, लड़के लड़की यहाँ पे भी बात कर रहा है, अभिकथन एक को रिलेट कर रहा है और दोनों व्याख्या भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो समाज में पहले से निर्धारित की हो कि पुरुष बच्चे क्या खेलेंगे, महिला बच्चों किस तरह का आचरण व्यवहार करना है, तो किस तरह के खिलौने से खेलेंगी, समाज और परिवार तय करता है। यही पूर्वाग्रह जो होती है, प्रथा चली आती हैं। तो जबकि लड़कों को कार बैट बॉल आदि दिया जाता है, तो दोनों ये कोरिलेट सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ले वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या मूर्त पुरस्कार, मानकीकृत पाठ्यक्रम, सहकर्मी सहयोग या सामाजिक अलगाव। देखिए, सामाजिक तो सही है, ले वाइगोस्की समाज और संस्कृति से रहकर बच्चे सीखते हैं सही, लेकिन यहाँ पे अलगाव कर दिया। अलगाव नहीं तो सत्य हो जाता। सहकर्मी सहयोग यानी कि साथ में मिलकर। तो अगर वो वाइगोस्की का टॉपिक नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं टॉपिक कराया हूँ। क्योंकि जो ले वाइगोस्की है, समाज और संस्कृति से बच्चे इंटरेक्ट करके, अन्योन करके, अंतःक्रिया करके सीखता है। किन्होंने बताया है, तो ले वाइगोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, यहाँ पे आंतरिक वाक की बात हो रही है, तो बच्चे के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है, या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत, या बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। बिल्कुल, जो आंतरिक वाक है, आंतरिक वाक बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 4 वर्ष की अपर्णा कहती हैं कि एक बटन जिंदा है। देखिए, एक बटन जिंदा, बटन की बात हो रही है यहाँ पे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। जब जिन पियाजे का हम टॉपिक पढ़ाए थे तो आप लोग को याद होगा, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में सहायता करता है। तो जिन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट हो जाएगा, जीववाद चिंतन। क्योंकि जीववाद वाला हम कॉन्सेप्ट बताए हैं, जाकर देख लीजिएगा। जो बच्चा अगर दरवाजे से चोट लग जाती है तो वो रोने लगता है, तो वो दरवाजे को जाकर उसके माता पिता कोई मारते हैं कि दरवाजे को पीटते हैं, तो बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसमें भी, दरवाजे में भी जीव है। इसीलिए बच्चा चुप हो जाता है, रोने लगता है कि दरवाजे को मारने से बालक चुप हो जाएगा। तो जीववाद का चिंतन जो ये कंसेप्ट है जिन पियाजे की, किस अवस्था में हम आप लोग को बताए थे। पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो 0 से 2 होती है।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 होती है, और तीसरी अवस्था बताए थे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, चौथी अमूर्त जो 11 से 15 होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ये जीववाद जो चिंतन है किस अवस्था में होती है, क्योंकि पूरी डिटेल में हम आप लोग को बताएं जिनपियादे का। अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। क्या स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता क्या कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, या उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, या बार बार दोहराव आवर्ती व्यवहार। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही लॉक हो जाएगा, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। जो स्वलीनता वाले होते हैं यानी कि ऑटिज्म, इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD कहते हैं। स्वलीनता जो होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वलीनता वाले विद्यार्थियों में जो बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार वाले प्रदर्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अभिकथन ए क्या कह रहा है। तो अभिकथन ए देख लेते हैं और कारण आर। तो अभिकथन ए कहता है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण को अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल, जो शिक्षार्थियों के बीच जो समालोचनात्मक चिंतन है उसको सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को विविध परिस्थितियों में और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। अवगत यानी कि अवसर प्रोत्साहित जो भी करे। कारण आर क्या कर रहा है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप में सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखने मतलब बिल्कुल जो समालोचनात्मक और रचनात्मक यहाँ पे बात कर रही है बातचीत से, और यहाँ भी करिए कि शिक्षार्थियों को बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए यहाँ पे अवगत कराना चाहिए। तो कथन ए आर दोनों सत्य व्याख्या भी कर रहा है इन दोनों का, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। देखिए, जहां रट्टा मारने की बात आ जाए, जहां तुलना की बात आ जाए, और जहां आप लोग को याद करने की बात आ जाए, जहां प्रतिस्पर्धा की बात आ जाए, जिस ऑप्शन में ग्रेड की बात आ जाए, जिस ऑप्शन में रोजगार की बात आ जाए, जिस ऑप्शन में मानकीकृत की बात आ जाए, वो सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए, रट्टा मारने आ गया, याद आ गया, प्रतिस्पर्धा आ गया, तुलना भी आ जाए, किसी से तुलना भी नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। जब संपूर्ण पेडागोजी पढ़ाएंगे तो एक एक कीवर्ड आप लोग को बताएंगे, तो समालोचनात्मक चिंतन का विकास ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती हो, अमूर्त से मूर्त की ओर। देखिए, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं, क्या बच्चों को पहले आप लोग कोई सामने रखी हुई चीज दिखाइए, देखकर। मूर्त उसे कहते हैं जो सामने दिखी, देखकर बच्चे प्रतिक्रिया करें, तर्क वितर्क करें। अमूर्त उसे कहते हैं कि बिना देखे बालक अमूर्त तर्क वितर्क करें। तो पहले आप बालक को दिखाएंगे तभी तो बिना तर्क करेंगे, तो ये भी गलत है। जटिल से पहले बालक को सरल से जटिल की ओर, पहले सरल चीज दिखाइए तब जटिल की ओर, ये भी गलत है। यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर पहले आप सामान्य की ओर तरफ में तब विशिष्ट की ओर। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो देखते हैं विविधता क्या है। विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाए, बिल्कुल सत्य है। उपेक्षा की जानी चाहिए। देखिए, जो विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता, उपेक्षा करेंगे, उपेक्षा यानी कि इग्नोर नहीं करना है, तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान नहीं रखा जाए, देखिए ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधा और बाधा के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया लेंगे, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट हो जाएगा। अगर पेडागोजी आप लोग को सॉल्व करनी है तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अच्छे से आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए, पहले गलत छांटिए कि कौन कौन सा कीवर्ड हमको पकड़ना है, आपको आंसर मिल जाएगा।
तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।